फिर केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स branch of chemistry which deals with the rate of reaction and mechanism by which a reaction occurs. Branch of chemistry which deals with the rate of reaction and mechanism by which a reaction will occur. ठीक है, तो इस यहाँ पर दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरलाइन कीजिए और मैकेनिज्म वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। किन दो चीजों को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है? रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म। इन दो वर्ड्स को अंडरलाइन करें। क्या है? क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर जो है ना, दो ही चीजों के इर्द गिर्द हमेशा घूमती हुई पाई जाएगी। एक रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा मैकेनिज्म, इन दो चीजों के ही इर्द गिर्द पूरी चैप्टर को पाया जाएगा। तो काइंडली इन दो चीजों पे फोकस करते हैं लोग। ठीक है, पहली चीज रेट लिखिए। ऑन द basis of rate, a reaction may classified in three parts. On the basis of rate, a reaction may classified in three parts. First, fast reaction. देखो बच्चों, फास्ट रिएक्शन क्या है? those reaction which rate may not be calculated in laboratory. Those reactions which rate may not be calculated in laboratory because they occur so quickly. Because they occur quickly लिखिए। Because they occur quickly. अब आप पूछेंगे इतनी जल्दी क्यों होती है? तो पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल जो है AgNO3 प्लस NaCl। कौन सा एग्जाम्पल है बच्चे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना? BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस 2HCl। थर्ड NaOH प्लस HCl, वाटर प्लस NaCl। इन तमाम रिएक्शंस में आप एक कॉमन बात देखेंगे, ऑल दीज आर आयनिक इन नेचर। All these reactions are ionic in nature, and because in ionic reaction the positively charged ion will attract each other, that's why reaction will occur quickly. The reason behind the fast reaction of this reaction is these are ionic in nature. These are ionic in nature and oppositely charged ion will attract each other, and oppositely charged ion will attract each other, so reaction will occur quickly. Reaction will occur quickly. Clear है? आगे बात समझ में? फास्ट रिएक्शंस क्यों हुए? रीजन लिख लीजिए। एक नोट करके एक चीज लिख लीजिए आप लोग। नोट करके लिख लीजिए, रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन में बी कैलकुलेटेड। Rate of fast reaction may be calculated. Rate of fast reaction may be calculated by using a stop flow method. By using a stop flow method. Second, flash photolysis method. Flash photolysis method. बच्चों, ये दोनों ही मेथड आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लास तक इन चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करते। फास्ट रिएक्शन के जो भी रिएक्शंस होते हैं उनका काइनेटिक स्टडी जो है हम कर सकते हैं,
लेकिन अप टू द क्लास 12 लेवल के लिए बात करें तो उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। हम लोग इसलिए कहते हैं कैन मे नॉट बी कैलकुलेट, कैन नॉट मैंने यूज नहीं किया था, मे नॉट बी। आगे लिखिए सेकंड स्लो रिएक्शन। सेकंड जो है हमारा स्लो रिएक्शन। भाई ये इतने स्लो होते हैं कि आप देखते रह जाओगे, होगा ही नहीं। जैसे those reaction which occur so slowly, those reaction which occur so slowly that one cannot calculate their rate in laboratory. Those reactions which occur so slowly that one cannot calculate their rate in laboratory. As for example, आपके घर के सामने एक लोहे का पोल है, उसमें जंग लग गया। बचपन में देखा तो चकाचक था, जब क्लास 12 में आया तो कि वो थोड़ा जंग है, और बहुत दिनों के बाद देखा वो जंग लग गया। कब लगा जंग? कौन बोलेगा? 1 महीना, 1 साल, 1 सप्ताह, 10 साल, कहना बड़ा मुश्किल है। पहला एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप छोटे बच्चे थे तो घर पे लगी दादाजी की तस्वीर बहुत चकाचक थी, अब देखने में थोड़ी काली लगती है। कब हुई वो काली? ब्लैकनिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग, ब्लैकनिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग, बर्निंग ऑफ कोल एट रूम टेम्परेचर। घर में कार्बन रख दिया, कभी तो जलेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, पानी में रूम टेम्परेचर पानी बनेगा, ठीक है। These are example of slow reaction which rate cannot be calculated in laboratory. आप कभी नहीं बोल सकते कि ये कितने समय में कंप्लीट होगा, ठीक है। Now third example is moderate reaction. Moderate reaction, those reaction which rate can easily be calculated in laboratory. Those reaction which rate can easily be calculated in laboratory known as moderate reaction. बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं? मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। क्लियर? ये है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी विल क्लासिफाई अ रिएक्शन इन 3 पार्ट। फर्स्ट स्लो, सेकंड फास्ट, सेकंड स्लो और थर्ड मॉडरेट। तो इस चैप्टर के दौरान जो भी बातें की जाएगी इस मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब हम लोग अगले टॉपिक पे अपना चलते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि वी विल डिस्कस अबाउट 2 पॉइंट्स। वन इज rate of reaction and second one is mechanism. So first we will clear our first topic, rate of reaction. Rate वर्ड से तो आप वाकिफ होंगे। रेट का मतलब बाजार में जाओगे, आलू खरीदने तो बोलोगे भैया कैसे केजी आलू है। अंडा खरीदने जाओगे तो क्या कैसे केजी अंडे है, कैसे दर्जन है। यही चीज यदि कोयले की दुकान पे जाएंगे तो कैसे टन बोला जाता है, क्विंटल बोला जाएगा। सोने की दुकान पे जाएंगे तो ग्राम में बात करेंगे। तो ये सारी जगहों पर रेट जो है उसका अलग पर यूनिट बात की जाती है। किसी भी चीज में पर यूनिट बात करेंगे। जैसे आप किरोसिन ऑयल लेने जाएंगे तो पर केजी नहीं बोलते, वहां पर लीटर बोलते हैं। यदि हम आलू की दुकान में तो पर केजी बोलते हैं, सोने की दुकान पे पर ग्राम बोलते हैं। अंडा खरीदने जाते तो वहां पर डजन बोलते हैं। तो पर डजन, पर ग्राम, पर किलोग्राम, पर क्विंटल, ये क्या है? पर यूनिट। पर यूनिट में बात की जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट जो टर्म होगा वो टाइम है, कि पर यूनिट टाइम में रिएक्शन कितना प्रोसीड करता है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। कि यूनिट टाइम में रिएक्शन कितना प्रोसीड किया, टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। तो हम लोग यूनिट के रूप में क्या लेंगे? टाइम। तो पहले हम सबसे पहला काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज
rate of reaction is defined as change in concentration of reactant or product per unit time per mole. देखो दो बातें एकदम क्लियर की गई है यहाँ पर. It is defined as change in concentration of reactant or product per unit time per mole. My dear student, per unit time को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पर मोल को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन. देखो बच्चों, हमने किसी रिएक्शन A to B की कल्पना की. We will start with A. Initially it will be 0. Initial ये यहाँ पर लिख दें हम लोग T equal to 0. T equal to T पे x मोल A का जो था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? B में. तो हम लोग बात करते हैं डेल्टा A by डेल्टा T. So because initial concentration of A is more and A minus is less, A minus x. So our final will be T 0. So x by T. Similarly, we can try to calculate delta मतलब difference in change in concentration of B divided by T x minus 0. So we can easily write it delta A by delta T and delta B by delta T. With the help of this equation, we cannot define reactant and product. We cannot define reactant or product. Is it clear or not? With the help of this reaction, we cannot define which one is reactant and which one is product. A is reactant or B is product. But we cannot define it with the help of this reaction and this equation. That's why we will put a negative sign. Shows A is reactant or concentration of A decreases with time. ठीक है, ये concentration of A है, ये concentration of A के लिए ग्राफ है और ये concentration of B के लिए. तो ये क्या है? रेट concentration versus time ग्राफ है. ठीक है, so you will put a negative sign that shows concentration of A will decreases with time. Here concentration of B increases with time. So we will to change this to show that A is reactant, we will put a negative sign. ठीक है, negative sign का अपना mathematical कोई meaning नहीं है. It shows only that A is reactant. Is it clear? We try to write another equation. A plus 2B is equal to 3C. We will start with A mole, B mole and 0 mole. T is equal to 0. After T time, x mole of A will decrease. So first question is, how many moles of B will react with x mole of A? 1 mole of A react with 2 mole of B. 1 mole of A react with 2 mole of B. So x mole of A react with 2 mole of B. And how many moles of C will form here? 3x. X mole, 1 mole of A will result 3 mole of C. So x mole of A will result 3 mole of X. So 3 mole of C or not? The 1 mole will result 3 mole, X mole will result 3x mole. Quite out? Now we will try to calculate change in concentration delta A by delta T. What will happen here, my dear? देखो बच्चों, यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्या हो गई? 1/T आ गई आपके लिए. We will put a negative sign to show that it is a reactant. Now here B minus, देखो बच्चों, ये B minus 2x by T minus 0 is equal to 2x by T. हम लोग डेल्टा C by डेल्टा T की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों?
हमारे पास 3x माइनस 0 बाई टी माइनस 0 इक्वल टू 3x बाई टी। कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रही है कि भाई सर यहाँ जब रिएक्टेंट की बात करते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, क्योंकि रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता बच्चे। और ये निगेटिव साइन इसलिए है कि जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन इज ऑलवेज मोर देन इनिशियल, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है। ये बात इस बात से पता चलती है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है। अब प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ नहीं होगा या कम होगा और फाइनल उससे ज्यादा होगा। ये बतलाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम कोशिश करें इस बात को लिखने की, ये निगेटिव साइन में बार-बार बोल रहा हूं, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इट शोज दैट ओनली B and A is reactant is not equal to delta C by delta T। यहाँ तो कोई बराबर नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर मोल। Rate of reaction is defined as change in concentration of reactant or product per unit time per mole। यदि हम अभी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया? ये all these are defined in terms of per unit time। Per mole की बात करें, ये 1 mole of A react with 2 mole of B, but in this reaction we cannot represent the 2 mole of B। So if you try to represent per mole, no, there is 1 mole of A, so no need to divide it। There is 2 mole of B, so we have to divide it by 2 to change it into per mole। Now all these are changed in their number of mole। When we divide it by number of mole, it will convert it into per mole। क्लियर है? यदि हम किसी रिएक्शन को ऐसे लिखें A B B C C और D D, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसके लिए? डेल्टा A by डेल्टा T, because there is A mole of A, so we will write it by A, we will write it by divided by B, और यहाँ 1 by C डेल्टा C by डेल्टा D, 1 by D by डेल्टा D by डेल्टा T। क्लियर? क्लियर है? कर लिए? अब हम लोग आगे बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की जो बातें हुई यहां तक। देखिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की जो बातें अभी तक हम लोगों ने की, ये पर यूनिट टाइम पर मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एवरेज रेट, देखो किसी रिएक्शन A टू B के लिए ये कंसंट्रेशन ग्राफ है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। So if you find out there is C1 C2 T1 T2, so if you find out delta A by delta T, there will be delta C by delta T। yes, final initial minus final delta A by delta C1 minus C2 by T2 minus T1। ठीक है, is this value will represent average rate। so average rate is defined as, हमने क्या किया है? in between the given time interval average rate is defined as क्या होगा? when rate of reaction will calculated in a given time interval, यदि हम दो टाइम इंटरवल के बीच में बात कर रहे हैं, that is average rate। ठीक है, क्या हुआ? एवरेज रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन, ये चेंज इन एवरेज रेट क्या हुआ? व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इन अ गिवन टाइम इंटरवल कॉल्ड एवरेज रेट। हमने क्या किया? इस T1 और T2 टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग में जो चेंज हुआ उसे कैलकुलेट करने की कोशिश की, दैट इज एवरेज रेट।
क्लियर? इंस्टेंटेनियस रेट। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? When rate of reaction is calculated at a given point during a reaction called instantaneous rate. When rate of reaction is calculated at a given point during a reaction called instantaneous rate. Is it clear, my dear? इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट में कैलकुलेटेड with the help of slope of tangent on a given point. उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे उसके स्लोप से कैलकुलेट किया जा सकता है। That's why it is also known as differential rate. ठीक है, देखिए जरा इस पॉइंट पे बात करते हैं। ये जो स्लोप है ना इसका, that will represent instantaneous rate. होता क्या है? इस पॉइंट पे हम लोग मान लिया कि T इज इक्वल टू T पे C2 C1 A to B कंसंट्रेशन। देखो बच्चों हम लोगों ने डेल्टा A बाई डेल्टा T निकाला, C2 डेल्टा C मान लिया T इज इक्वल टू 3 है, सो डेल्टा C, तो दैट विल बी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, क्योंकि एट 3 माइनस 3 यहाँ करते बच्चों इट विल बिकम 0। तो रेट कैसे डिफाइन होगा? तो हम लोग करते हैं क्या कि इसे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा T टेंड्स टू 0 मतलब ये बिल्कुल स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए, जैसे 3 माइनस 2.99999999 अभी करते जाएंगे। इसीलिए जो कभी हम लोग देखते हैं कि dA by dt ये लिखा आता है, इसको इसीलिए कहते हैं डिफरेंशियल रेट। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तब वो होता है डिफरेंशियल रेट की चर्चा करते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि एट इंस्टेंट जो एकदम बेसिक माइन्यूट चेंज ऑफ टाइम के लिए ही कैलकुलेट किया गया। तो जब हम डिफरेंशियल रेट की बात करते हैं तो एक छोटी बात तो आपको ये भी समझ में आनी चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पर एक नोट बना लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि इंस्टेंटेनियस रेट में कैलकुलेटेड ओनली व्हेन, कब होगा? व्हेन कंसंट्रेशन विल गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए मैथमेटिक्स की चीजें हैं, क्वेश्चन में कर लेते हैं। कंसंट्रेशन इज गिवन एज 2t² + 6t + 12, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट, find instantaneous rate at t rate at t is equal to 3। तो क्या लिखेंगे? dc by dt, मैथमेटिक्स है 2 into 2 into t plus 6 मतलब 4 into t 3 plus 6 मतलब आंसर होगा 18। हो गया? कोई डाउट? ठीक है, ये हुआ रेट के बारे में बात। अब हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक ही व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन को भी कई नामों से जाना जाता है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। देखिए हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखते हैं ना बच्चों।
अभी कुछ देर पहले ही तो लिखा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, ए डिसअपियर हो रहा है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या इसको यदि बोला जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये क्या है, रेट ऑफ reaction, that is rate of reaction is equal to 1 by A into rate of disappearance of A, rate of disappearance of A। उसी तरीके से यदि हम बात करें, यदि हम लोग डेल्टा सी बाई डेल्टा टी को क्या बोलेंगे बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और 1 बाई सी इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी को क्या बोलिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और ये कितने के बराबर होगा, 1 बाई सी इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, क्लियर है बच्चों, आ रही बात समझ में, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्लियर। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला एक छोटा सा बेसिक सवाल जो हमारा है, एंड एकदम आसान सा सवाल, 1/2 n2 plus 3/2 h2 equal to NH3, यस। तो रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट इक्वेशन it will be written as n2 by delta t 1 by minus 1 by 1/2 is equal to minus delta h2 by delta t divided by 1 by 3/2 is equal to 1 by 1 delta NH3 by delta t। देखिए ये क्या है, पर मोल जो बात की गई थी, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा n2 बाई डेल्टा टी, निगेटिव साइन रहेगा, इज इक्वल टू 2 बाई 3 डेल्टा h2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, ठीक है, बात आई समझ में। एक क्वेश्चन और बनाए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, क्लियर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज 1.6 into 10 to the power 4, 1.6 into 10 to the minus 4। Find out rate of appearance of SO3, find out rate of appearance of SO3। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन कही जाए ना कि इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बात की गई है, तो सबसे पहली बात जो है आपको करनी है, यहाँ पर आप इसका रेट इक्वेशन लिखिए। 1/2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड होते हैं डेल्टा SO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा SO3 बाय डेल्टा T। Now according to question it is given as delta O2 by delta T 1.6 into 10 to the minus 4. We try to find out, our question is we try to find out this one. We can find out delta SO3 by delta T or not. According to this relation we can justify our answer, delta SO3 by delta T is equal to 2 into delta O2 by delta T. Yes, so delta O2 by delta T is given, so 2 into 1.6 into 10 to the minus 4। देखो बच्चों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव साइन, देखो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन होना मस्ट है। तो नेगेटिव साइन ये नहीं बताता कि वो माइनस है, वो ये बताता है कि O2 is disappear with time, nothing else। कि O2 क्या है, वो एक रिएक्टेंट है।
चलिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इस क्वेश्चन में लिखते हैं XA प्लस XA इज इक्वल टू YB if rate equation is given as log minus delta A by delta T is equal to log delta B by delta T plus 0.03 find x by y, ठीक है। इसमें आप देखें इस इक्वेशन के लिए क्या है, पहले आप लिखिए 1/x डेल्टा a बाई डेल्टा t, ये लिख लिया। तो यहां तो लॉग का कहीं टर्म नहीं, लेकिन यहां लॉग आएगा कैसे? यदि हम लोग ऐसे करें बच्चों, डेल्टा a बाई डेल्टा t इक्वल टू x बाई वाई डेल्टा b बाई डेल्टा t। अब हम लोग यदि लॉग लेते हैं डेल्टा a बाई डेल्टा t माइनस लॉग डेल्टा b बाई डेल्टा t प्लस लॉग x बाई वाई, है ना। देखो यहां जो चीजें हैं इन चीजों में गिवन इक्वेशन के साथ यदि हम कंप्लीट करते हैं तो क्या आता है, ये log 0.3। यदि आपको याद होगा तो log 2 इज इक्वल टू 0.3 होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बच्चों, इज इक्वल टू log डेल्टा b बाई डेल्टा t। यूं कहें ये गिवन इक्वेशन है हमारा, गिवन, तो log x बाई वाई इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू log 2, या x बाई वाई इज इक्वल टू 2, हाँ या ना, हुआ या नहीं? हाली बात समझ बच्चों, ठीक है। चलो एक नोट करके एक बात लिख लो, पहली बात नोट करके एक बात लिख लो। देखिए इसके ऊपर जब हम लोग डिस्कशन क्लास करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। वो अपने लाइव लेक्चर जब होगा, डिस्कशन क्लास जब होगा, तो उसमें हम लोग लाइव लेक्चर में इस पे डिस्कशन क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक नोट करके लिख लीजिए जो आपके लिए खास है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहते हैं, जैसे आप 1/2 डिवाइड करो ना, या 1/2 डिफाइन करते हैं, मोलर नंबर मोलर कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन concentration will express in mole per liter। पहली बात, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन concentration of reactant will express in terms of mole per liter, ठीक है। और दूसरी बात, for gaseous reaction rate of reaction will express in terms of their change in pressure। क्यों ऐसा होता है? P is equal PV equal to nRT, P is equal to N by V, so P equal to CRT और P is proportional to concentration। N by V को क्या कहते हैं? ये है concentration, ठीक है। तो change in concentration is proportional to change in pressure, so for gaseous reaction we will express the change in pressure, rate of reaction will express in terms of change in pressure। इसके ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन, जब लाइव डिस्कशन क्लास होगी तब हम लोग वहां करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो है उसमें आगे का जो टर्म है दैट इज रेट लॉ। रेट लॉ क्या है बच्चों, इसको लिख लेना आप,
रेट लॉ। रेट लॉ क्या है लिखिए। इट इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल रिलेशन। इट इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल रिलेशन। It is defined as a mathematical relation between rate of reaction and concentration of reactant which will affect the rate of reaction. It is defined as a mathematical relation between rate of reaction and concentration of reactant which will affect the rate of reaction. अब एग्जांपल के तौर पे हमने किसी इक्वेशन ए और बी इक्वल टू पी की बात की, तो यहां हमने पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of a to the power x और rate of reaction is proportional to b to the power y. तो rate law will become rate law is proportional to concentration of a to the power x into b to the power y. या यूं कहें कि कांस्टेंट यूज किया, इसे क्या कांस्टेंट कहेंगे? रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? सो x और y ये कहां से उड़ता उड़ता आ गया? क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पर थोड़ा सा चेंज करिए, एक्सपेरिमेंटल रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। वो एक वर्ड वाला लिख लीजिए तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रेट एंड change in and the concentration of reactant which will affect the rate of reaction. ठीक है? So basically it is a mathematical relation and that will be an experimental fact. Rate constant क्या होगा? Rate constant को डिफाइन करना होगा, लिख लीजिए आप अभी डिफरेंशियल एक छोटा सा। यदि हम लोग a और b को 1 कर दें तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट कांस्टेंट becomes equal to rate law. Is it clear? When the concentration of reactant will be unity, then rate of reaction is defined as rate constant. Is it clear or not? We will discuss later about it. ठीक है? ये हुआ रेट लॉ। अब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो बच्चों, किसी ये इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन हमारा था, इसके लिए हम लोगों ने रेट लॉ क्या लिखा? रेट लॉ क्या है? कि a to the power x and b to the power y. So ऑर्डर क्या होगा? ये होगा x plus y। इसका मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट लॉ। ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? रेट लॉ पर डिपेंड करेगा। रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। किस बात की एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है? दैट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट and the concentration of reactant which will affect the rate of reaction. तो यहाँ रेट लॉ क्या होगा? For any reaction A and B to P, so order of reaction will be power of sum of power of concentration term. यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है, इसलिए x y हुआ। यहाँ w दिया हुआ है, यहाँ p दिया हुआ है, w plus p होता है। यहाँ राम दिया हुआ है, यहाँ रहीम दिया हुआ है, राम plus रहीम होता है। Doesn't matter. If rate law, you have a rate law, then we can find out order of reaction. If rate law is not mentioned there, you cannot calculate order of reaction. So first we have a rate law, then only we can find out order. अच्छा, एक छोटा सा हम लोग जानकारी लेते हैं आपको। ये जो कंसंट्रेशन टर्म लिखते हो बच्चों, ये नोट में है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होता है ना बच्चों। तो हम लोग यूं कहें कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो क्या बुरा लग जाएगा आपको? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है? एक और नोट में एक बात और लिख लेते हैं। नोट में लिख लो, एक बात जरूर पड़ेगी आपको। सेकंड पॉइंट नोट में लिख लो कि इफ रेट लॉ विल नॉट गिवन sum of molar coefficient of reactant will consider as order of reaction. यदि नहीं दिया हुआ है रेट लॉ, बोला कि
किसी रिएक्शन 2A प्लस B इक्वल टू P, ऑर्डर क्या होगा? यहाँ रेट लॉ इज नॉट गिवन, रेट लॉ इज नॉट गिवन, तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सम ऑफ मोलर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में इफ रेट लॉ इज गिवन देन वी हैव नो एनी प्रॉब्लम। जैसे इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ दिया, रेट लॉ दिया है k a to the power -1/2 और b to the power 3, so order will be, so now our order become क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस 3, ठीक है, so that will become कितना हो जाएगा बच्चों? 5/2। यदि ऑर्डर में ऑर्डर निकालने की बात कही गई है, रेट लॉ इज गिवन देयर, देन सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कोएफिशिएंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। यदि नहीं दिया गया है तो मोलर कोएफिशिएंट का जो सम होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए इसके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अभी ये यहां तक की जो चीजें हमारी हो गई, यहां तक की चीजें जब हमारी हो गई, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में रेट लॉ दिया जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर एनी रिएक्शन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में रेट लॉ दिया जाएगा और आपसे रेट का रेशियो भी पूछ लिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा जाएगा। देखिए ए बी बी टू पी कहा गया, रेट लॉ इज कि a to the power m, b to the power a to the power 2 और b to the power 1, ठीक, a to the power 2 b to the power 1 if volume, लिख लीजिए, if volume of container will double, if volume of container will double, then find out ratio of initial and final rate। दिया हुआ a b b to p और रेट लॉ गिवन है k a to the power 2 b to the power 1, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल डबल, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेट। तो इनिशियल रेट क्या है आपका? इनिशियल रेट k a to the power 2 b to the power 1, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हुआ? 2b हो गया, तो फाइनल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल डबल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन बिकम कंसंट्रेशन बाय 2। ठीक, कि या यूं कहें RF इज इक्वल टू RI/8, तो इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो कितना हो जाएगा? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में रेट लॉ दिया हुआ है, रेट लॉ इज गिवन a to the power 2 b to the power 1। अब हम लोग किसी क्वेश्चन a b b to p बोलता है when we double the concentration of A and B, when we double the concentration of A and B, rate of reaction become 8 times। When we double the concentration of A and B, rate of reaction become 8 times। ठीक है, बात समझे? And when we double the concentration of A alone, when we double the concentration of A alone, rate of reaction become double, rate of reaction become double, then find out rate law and order of reaction, then find out rate law and order of reaction। My dear student, एक छोटी सी बात है, हम लोग को रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लिया, लेट ऑर्डर
with respect to A equal to X, order with respect to B equal to Y. रेट लॉ क्या हो जाएगा आपका? K A to the power X और B to the power Y हो जाएगा बच्चों. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ये R के बराबर होगा रेट लॉ. ठीक है, तो R इज इक्वल रेट हो गया. Rate of become 8 times when we double the concentration of A and B both. So 2 to the power 3 into R is equal to K A to the power X B to the power Y into 2 to the power X plus 2 to the power Y. हुआ? या यूं कहें, ऐसे लिख ले. 2 to the power 3 into R is equal to R into 2 to the power X plus Y. So x plus y is equal to 3 or not, my dear? अब दूसरा जो है, rate of reaction 2 times when we double the concentration of A alone. ठीक है? When we double the concentration of A alone, देखिए बच्चों, केवल एक को डबल किया था, तो 2 to the power 1 R, ये हो गया R into 2 to the power X. So R is equal to, R कैसे हो गया? तो X is equal to 1. तो X plus Y is equal to 3. That implies Y is equal to 2. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा बच्चों? रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट लॉ क्या लिखेंगे? K A to the power 1 और B to the power 2. ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 plus 2 equal to 3. ठीक है, ये हुआ. इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी करने हैं हमें, जो हम लोग जब डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर तो वहां करेंगे और भी क्वेश्चन. ठीक है, इसके ऊपर जो डिस्कशन हमारा लाइव डिस्कशन होगा हम लोग उसमें और भी क्वेश्चन करेंगे. ठीक, अब हम लोग एक वर्ड और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म. ये जो मैकेनिज्म वर्ड है हमारा, मैकेनिज्म हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म चीज क्या है बच्चे? मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं. डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस स्टेप. लिख लीजिए आप लोग, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म. ठीक है, detailed explanation of various steps involved in a reaction is called mechanism. ठीक, चलिए अगली बात. On the basis of mechanism, a reaction may classified in two parts. mechanism के बिहार पर रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई किया आप लोगों ने? सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. भाई सिंपल रिएक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा? तो सिंपल रिएक्शन those reaction in which reactant directly converted into product called simple reaction. Those reaction in which reactant directly converted into product called simple reaction. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. In case of simple reaction, sum of molar coefficient of reactant will represent order of reaction. In case of simple reaction, sum of molar coefficient of reactant will be order of reaction. That means if you have any reaction like that, so order will be 2 plus 3 equal to 5. लेकिन अब बात ये आती है कि सर हम कैसे जाने कि कोई रिएक्शन सिंपल है? अरे भाई मैंने तो बोला ये भी आपको कि रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देखो सिंपल रिएक्शन. तो सर ऐसे पता चल जाएगा कोई भी रिएक्शन सिंपल है? नहीं माय डियर, आपको तकलीफ हो रही है तो आप यहां नोट करके लिख लो. इफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विल नॉट गिवन देयर, कंसीडर इट एज सिंपल रिएक्शन. क्या बात करेंगे? इफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विल नॉट गिवन देयर, कंसीडर इट एज सिंपल रिएक्शन. ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? मैकेनिज्म यदि दिया होता तब इट विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इफ मैकेनिज्म विल नॉट गिवन, कंसीडर इट एज सिंपल रिएक्शन.
किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते थे, याद है लॉ ऑफ मास एक्शन। यहां पर कंसीडर क्या करते हो आप, वहां कंसीडर सिंपल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इस बात पे डिफाइंड है कि द रेट द रिएक्शन इज सिंपल रिएक्शन, वहां क्या होता है, रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, those reaction in which reactant converted into product, those reaction in which reactant converted into product in two or more than two steps, those reaction in which reactant converted into product in two or more than two steps, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। For such reaction, rate of reaction, for such reaction, rate law will given with the help of slow step. For such reaction, rate law will given with the help of slow step. That is की जगह पहले, that's why slow step is called rate determining step, RDS. That's why slow step is called rate determining step, RDS. My dear student, किसी भी रिएक्शन में जैसे A2 plus B2 is 2AB, मैकेनिज्म इज गिवन, MAC मैकेनिज्म लिखा हुआ है A2 A plus A, ठीक है बच्चों। और A plus B2 या ये स्लो स्टेप दिया है, A plus B2 फास्ट AB plus B और A plus B A फास्ट, तो रेट क्या होगा K इंटू, ठीक है। बिकॉज स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। पहला सवाल, व्हाई विल कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? तो एक पेन बनाने वाली कंपनी थी, पेन बनाने वाली जो कंपनी है, इसने बॉडी बनाया 100, रिफिल बनाया 50 और कैप बनाया 25। तो पर एनम जो प्रोडक्शन ऑफ पेन होगा, पर एनम प्रोडक्शन ऑफ पेन कितना होगा बच्चों? यदि हम पर एनम पेन की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन 25, क्योंकि कोई भी पेन बॉडी, रिफिल और कैप तीनों को मिलाकर होगा। बॉडी आपके पास 100 है, रिफिल 50 है, लेकिन कैप 25 है, तो पेन कितनी कंप्लीट होगी? 25 ही कंप्लीट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसलिए स्लो स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन विल डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नोट करके लिख लें, नोट करके लिख लें। अभी हमारे पास टाइम है तो नोट करके लिख लें इसको। देखिए आप लोग इसको लिखे हैं, इंटरमीडिएट्स आर नॉट अलाउड इन RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट्स अलाउड नहीं है। क्या बोला गया? इंटरमीडिएट्स आर नॉट अलाउड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लो एक नया वर्ड आ गया, इंटरमीडिएट क्या चीज है भाई? लिख लो, जो नहीं आता उसको लिख लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरमीडिएट, those species which are not a part of main reaction, those species which are not a part of main reaction and created arises in, and those species which are not a part of main reaction are called intermediate. Simple. Now those species which are not a part of main reaction called intermediate, ठीक है, क्लियर। एग्जांपल सर लिख लो, species in the circle of above mechanism, species in the circle of above mechanism, या above mechanism of above reaction is are called intermediate. Species in the circle of above mechanism are called intermediate. देखिए ये रिएक्शन है मेरा, इस रिएक्शन में A क्या है? ये जो A है, these are
इंटरमीडिएट रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या हुआ, A2 और B2 आर द रिएक्टेंट एंड AB आर द प्रोडक्ट। तो A कहीं नहीं है, B कहीं नहीं है, तो A एंड B आर इंटरमीडिएट। ठीक है, लिखिए एक स्टेप और लिखिए आगे। If intermediate will present in rate determining state, if intermediate will present in RDS, we have to remove it. We have to remove it with the help of any reversible step present in reaction. We have to remove it with the help of any reversible step present in reaction. देखिए once upon a time ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, वहाँ इंटरमीडिएट की बात रेट लॉ पूछा गया था, मैकेनिज्म दिया हुआ है NO प्लस Br2 NOBr2 और NOBr2 प्लस NO, ये है हमारा स्लो स्टेप। क्या लिखा हुआ बच्चे, 2NOBr। ठीक है, तो आप रेट लॉ किससे लिखते हो, रेट लॉ विल गिवन अकॉर्डिंग टू द स्लो स्टेप, तो दैट विल बी NOBr2 into NO, it is called intermediate। ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। यहाँ इंटरमीडिएट को रिमूव करना होगा, रिवर्सिबल स्टेप। देखिए इस स्टेप की सहायता से के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे बच्चों, NOBr2 डिवाइडेड बाय NO into Br2। So concentration of NOBr2 will remove with the help of any reversible step present in reaction. We can find out it or not. NOBr2 will be written in terms of NOBr2 or not. That is called there. Key intermediate can be removed with the help of any reversible step present in a reaction. Putting the value of NOBr2 in this reaction. So rate law K into K equilibrium NO into Br2 into NO. So K dash. Is it clear or not? ठीक है, देखो बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस पे और रेट लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन और भी है वो सारा है, हम लोग एक लेक्चर और लाइव क्लास लेंगे, वो 2-3 दिनों के बाद होगी जब हमारी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आप इसका नोट्स प्रिपेयर करें और फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं फिर आगे की चीजें। ठीक है।